हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग एग्ज़ाम में एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम बताने वाले हैं कि सीडीपी का पेडागोजी जो कि सीटेट में 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हों। जो इसमें से 8 क्वेश्चन है, अगर इसमें से आप लोग 5 क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो मान लीजिए कि आपका सीटेट में सीडीपी में कम से कम 30 में से तो 25 नंबर जरूर ही आएगा। वैसे तो सीडीपी में 20 नंबर का पेडागोजी आता है। और चलिए अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या करना है, बांटना है। तो उससे हमें क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देना व सुसाधित करेगा। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। सी वाला हमारे क्या है, सभी बच्चों की अधिगम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक राजनीति है। बच्चों को आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। नहीं, बच्चों के आत्मसम्मान और अगर हम नामीकरण कर देंगे कि कौन सा बच्चा मतलब वो है पढ़ने में तेज़ है, कौन पढ़ने में लो है, इसके हिसाब से अगर हम वर्गों में अगर हम बांट देंगे, मतलब विभाजित कर देंगे कि आप तेज़ हो तो आप ग्रुप ए में जाओ, अगर आप थोड़ा सा उससे लो हो तो आप बी वाले ग्रुप में जाओ। तो ऐसे ही प्रभाव डालेगा ही। अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा, ये तो हमारा गलत है। जो इसमें बच्चों के समूह में हीनता और सीखने को लाचारी को जन्म देगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। जो कि बच्चों में हीनता आ जाएगी और सीखने में लाचारी को जन्म देगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा वातावरण में छात्रों को प्रोत्साहित किया। जो प्रगतिशील शिक्षा वातावरण में छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है, बच्चों को कैसे प्रगतिशील शिक्षार्थी को प्रोत्साहित किया जा सकता है। निष्क्रिय रहे और प्रश्न पूछने से निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, निष्क्रिय हमारा निगेटिव हो जाएगा। ये हमारा क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिएगा। दोस्तों, आप जो हम लिखावट के मत जाइए क्योंकि हम ये हाथ से लिख रहे हैं। और बी हमारा क्या है, मुख्य रूप से शिक्षक से प्रश्न पूछें और आपस में प्रश्न पूछने में संचरण है। स्वतंत्र रूप से प्रश्न बनाएं और उन पर विचार करें। इसका हमारा क्या होगा, इसका हमारा राइट आंसर मुख्य रूप से शिक्षक से प्रश्न पूछे। जो प्रगतिशील शिक्षा वातावरण होता है उसमें हम शिक्षक से ही प्रश्न पूछते हैं। ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन सा है कि आप बालकों में नैतिक मूल्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। अच्छा, ओहो, ऑप्शन यहीं पे हो गया है। हमारा पहला ऑप्शन है, रुक जाइए एक मिनट, हाँ हो गया। नियमित रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के संग मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से। ओहो, नियमित रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के संग मूल्य के एकीकरण के माध्यम से नैतिक शिक्षा के लिए अलगाव से पीरियड निर्धारित करना। नहीं, यहाँ पे तो हमें अलगाव नहीं करना है। क्या करना है, इसमें अलगाव तो नहीं करना है। निर्धारित करें वचन विधि व्याख्या विधि। वचन विधि और व्याख्या विधि नहीं, वचन विधि भी नहीं होगा। ये हमारा व्याख्या विधि जो है ये वाला डी है। ये भी व्याख्या भी लेक्चर मेथड हमें नहीं यूज़ करना। इसका हमारा राइट, नियमित रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के संग मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से पढ़ाए जाने से सभी बच्चों को एक साथ मिला के हमें पढ़ाना चाहिए। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये चौथा वाला है। क्या है इसमें, अभिकथन हमारा अभिकथन क्या है देख लेते हैं। विद्यालयों को ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री की पूर्ण उत्पादन पर जोर न दे। ये मतलब कि कौन सा सही है, इसमें अभिकथन और रीजनिंग वाला तर्क में क्वेश्चन आते हैं। और संवेग और संज्ञान पर एक दूसरे से पृथक है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हैं। जो हमारा भावना है और हमारे जो संवेग एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं, अलग अलग नहीं है। विद्यालयों के ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री की पूर्ण उत्पादन पर
जोर न दे, ओहो यहाँ पे न दे, यहाँ पे न दिखा रहे, अगर जोर दे तो ये हमारा गलत हो, अगर जोर न दे तो इसका मतलब हमारा ये क्या है, ये अभिकथन हमारा, ये अभिकथन हमारा सही है, परंतु तर्क ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पृथक अलगाव नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हमारा 5 वाला क्वेश्चन क्या है, विषय जाति समूह की विद्यार्थी के शिक्षक के दौरान उच्च प्राथमिक शिक्षिका ऋतु नाम है को क्या ध्यान में रखना चाहिए। जो विषय जाति है, जो विषय हमारा क्या है, जाति है, उस विद्यार्थी के शिक्षक के पढ़ाते समय, मतलब शिक्षक जो ऋतु है उसको विद्यार्थी को पढ़ाते समय उसको उच्च प्राथमिक शिक्षा को पढ़ा रही है तो उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, हाँ ये तो हमारा सही है, हर विद्यार्थी को स्वीकारना चाहिए और उसको सम्मान देना चाहिए, ये हमारा सही हो जाएगा। भाषा और संस्कृत विभिन्नता को अनदेखा करना, अनदेखा नहीं करना भैया। और मातृभाषा का प्रयोग करना, हाँ सबका अपना अपना मातृभाषा है, मातृभाषा को प्रयोग करना। विविधवद निर्देश देना, निर्देश तो हमारा नहीं होगा, इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसका हमारा सी हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर ए और सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करें। एक शिक्षक निम्नलिखित के विकास को सुगम बना रहा है, मतलब निम्नलिखित विकास को सुगम बना रहा है। घोषणात्मक ज्ञान, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान और अधिक संज्ञान, रख कर नहीं, यहाँ पे रट कर होना चाहिए, याद करना रखना, मतलब रट कर याद करना रखना। इसका हमारा राइट आंसर क्या है, यहाँ पे याद तो करना है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव है, याद तो एकदम नहीं है, ये हमें समझ के ऊपर डिपेंड करता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधिक संज्ञान, मतलब ये अधिक संज्ञान, इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, लगता है 8 वाला नहीं इसमें 8 वाला क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन को ऐड नहीं कर पाए, इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन है, विद्यार्थी की अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। इसका मतलब समझे, जो अधिगम होता है, जो हमारा विद्यार्थी है उसको हम पढ़ाने के लिए सहज बनाना है अध्यापक को, तो अध्यापक किस प्रकार से वो अधिगम को वो सहज बना सकता है। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना, वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, अधिगम की अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, विषय से संबंध शब्द जाल के उपयोग से बचना चाहिए। ये हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। इसका ये मतलब दोहरा गया है, 2 बार हो गया विषय से, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। जो है विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए, हाँ यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शब्द जाल है। हमें शब्द जाल के मतलब जो शब्द है जिसको बच्चा नहीं ज़्यादा वो कठिन है, जब बच्चा नहीं समझ पा रहे थे उसे कहते हैं शब्द जाल उसे ही कहते हैं जो बच्चा नहीं समझ पाता है, शब्द जो है बहुत कठिन है, इस वजह से वो नहीं समझ पा रहे थे, इससे हमें बचना चाहिए, अध्यापक को इसको सुगम बनाना चाहिए। इसका हमारा दोस्तों राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लस इसको बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए और लाइक करना ना भूले, और एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि हमारा क्लास आप सबको कैसा लगा है। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम बाय बाय टाटा करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।